हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब अवेलेबल करा दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है इकोनॉमिक्स का, और पॉलिटी का भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप पॉलिटी या इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, कोई मैटर नहीं। इसी से सब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सब किसी को पता है, पॉलिटी का हम लोग का सेशन समाप्त हो गया है। इकोनॉमिक्स का भी सेशन अब 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह आगे डिजास्टर मैनेजमेंट और भी जो भी सेक्शन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए। फिर आज हम लोग, जैसे कि आप लोग पता है, पार्ट 3 पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 पे चर्चा करते हैं। और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जिससे क्या होगा, आपका भी नंबर अच्छा आएगा बिहार बोर्ड में और आपका दोस्त का भी नंबर अच्छा आएगा। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, आपका ग्रुप मतलब लगता है, हाँ ठीक है अच्छा है, मतलब एक लेवल का लगता है। चलिए तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप सभी किसी को पता है, ये वाला हम लोग सब चर्चा कर लिए थे। इससे मतलब पहले वाले वीडियो में क्या होता है, कौन बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब पार्ट 2 के फर्स्ट ही क्वेश्चन के बारे में इसको डिटेल में चर्चा की है। पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन ही इसके बारे में अच्छे से आपको बताया गया है, कैसे लघुत्तरीय क्वेश्चन बनेगा और कैसे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बनेगा। इसके बारे में अच्छे से आपको चर्चा कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या बोल रहा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? अगर जो बच्चे पार्ट 2 देखे होंगे उनको पता होगा, 6 अगस्त 1905 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली कब और कहाँ मतलब हुआ था? तो मतलब कहाँ बैठक हुआ था? तो 2023। थोड़ा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली बैठक कब और कहाँ लाया गया था? तो देखिए मतलब किसने लाया था, ऐसे होना चाहिए। तो देखिए 23 अप्रैल 2023 अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ? नई दिल्ली। तो मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 23 अप्रैल 2002 को। 23 अप्रैल 2002 को मानव मतलब विकास रिपोर्ट लागू हुआ। किनके द्वारा लागू किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू किया गया। कहाँ पे इसकी पहली मतलब लागू हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे लागू हुई पहले? तो नई दिल्ली में हुई। चलिए उसी तरह फिर क्या है, मानव विकास के कितने सूचक है? तो मानव विकास के 3 सूचक है। कितने सूचक है फ्रेंड? 3 सूचक है, जीवन आशा, जीवन स्तर और शिक्षा। इसमें मतलब जिनमें भी ये मतलब है उनका मानव विकास के जो भी सूचक है, मानव विकास जो भी है वो अच्छा माना जाएगा। जिनमें एक का भी कमी है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, उनका मानव विकास सूचक क्या है? कम है। तो मानव विकास सूचक के कितने मतलब सूचक होते हैं? तो 3 सूचक होते हैं, जीवन आशा, जीवन स्तर और शिक्षा। ठीक है मैडम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आप लोग क्वेश्चन में अच्छे से बने रहिएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको बारे में आपको अच्छे से चर्चा किया जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको वाला क्वेश्चन को क्या है। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर कितना होता है? तो देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी और ग्रामीण पर, तो शहरी पर 2400 से जिसके पास भी कम कैलोरी है उनके वो गरीबी रेखा के नीचे है। और शहर में जिनके पास भी 2100 से कम है मतलब वो
वो भी गरीबी रेखा के नीचे है। कैलोरी का मतलब होगा फ्रेंड, मतलब देखिए यहाँ पे शहर में कैलोरी क्यों बढ़ जा रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि शहर के क्या लोग होते हैं ना, खेत खलिहान में अधिकतर काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, एनर्जी अधिक लॉस होता है, तो उनको भाई अधिक पोषक तत्व तो चाहिए ना, अधिक मतलब एनर्जी चाहिए ना, तो यही होता है मतलब उनके पास अगर 2400 से कम एनर्जी है, 2400 से कम कैलोरी है, तो उनके पास क्या होगा, वो गरीबी रेखा से नीचे। अगर ऊपर है 2400 से तो वह ठीक है। और इसी तरह शहर में भाई क्या काम करना होता है, मतलब जाके अपने फैक्ट्रियों में काम करना होता है, बैठ कर ही काम करना होता है, जो भी होता है शहर मतलब बॉडी से बहुत ही कम काम करना पड़ता है, तो उनके पास क्या कैलोरी मतलब बहुत कम है, 2100 है, ठीक है। अगर इससे नीचे यहाँ पर भी रहा तो शहर में भी गरीबी रेखा के निर्धारण के नीचे आएंगे, और अगर ग्रामीण में भी इसके नीचे आए तो आप गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए बीमारू राज्य कौन कौन है, आपको पॉलिटी के वाले पार्ट में आपको बताया गया था बीमारू राज्य का ट्रिक। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से और भी बताया जा रहा है बीमारू राज्य का ट्रिक। अगर आप लोग पॉलिटी का वीडियो देखे होंगे तो आप सभी किसी को पहले से ही पता होगा बीमारू राज्य कौन कौन है, बीमारू राज्य के अकॉर्डिंग कौन कौन आते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार और इसको अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या हो रहा है, एक मिनट देखिए क्या होता है, बीमारू बीमारू कैसे लिखा था, 1 मिनट फ्रेंड। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं बीमारू कैसे लिखा है, BIMARU, क्या हुआ है, बीमारू हुआ, क्या हुआ फ्रेंड, बीमारू हुआ। तो BI से क्या हुआ, बिहार, BI से क्या हुआ, बिहार, M से क्या हुआ, मध्य प्रदेश, A से क्या हुआ, असम, A से क्या हुआ, असम, R से क्या हुआ, राजस्थान, और U से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। BI से क्या हुआ, बिहार, M से क्या हुआ, मध्य प्रदेश, A से क्या हुआ, असम हुआ, और R से राजस्थान, और U से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बीमारू जैसे बोलेगा बीमारू तो आपको लगा देना है इसे। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, बोल देगा निम्न में से कौन सी बीमारू राज्य है, तो 2-3 को दे देगा, बोल देगा ये बीमारू राज्य है, और बोल देगा इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं। या ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, दे दिया असम, राजस्थान, यूपी और केरल, तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो केरल बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कौन है निम्न में से और कौन नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन के बारे में भी आपको अच्छे से चर्चा करके बता दिया गया है। अगर आप लोग पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखे हुए, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होइएगा तो उसमें भी अच्छे से इसको डिस्कशन किया गया है। चलिए आप लोग देखते हैं सतत विकास क्या है। तो देखिए विकास की वैसा धारण जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, एवं न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बल्कि बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाए। सतत विकास की पोषणीय स्तर विकास भी कहा जाता है, सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास कौन विकास कहा जाता है फ्रेंड, पोषणीय विकास भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो सतत विकास क्या है, विकास की वैसी धारणा जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, वो जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे, और बल्कि मतलब वो भावी पीढ़ी के भी मतलब भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यकताओं को मतलब पूर्ति करने की क्षमता रखे, उसी तो सतत विकास करेंगे। सतत विकास का अन्य नाम क्या है, पोषणीय विकास। पोषणीय विकास क्या नाम, पोषणीय विकास। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है और ये वाला 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो पोषणीय विकास निम्न से किसे कहते हैं, तो सतत विकास या आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन किसे बोलते हैं, तो सतत विकास को पोषणीय विकास बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक नियोजन। क्या है आगे वाला क्वेश्चन में, आर्थिक नियोजन। देखिए तो आर्थिक नियोजन क्या होता है, नियोजन के बारे में आपको बता दिए है पहले ही, तो देख लेते हैं अब आर्थिक नियोजन क्या हो रहा है। देखिए फ्रेंड देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी खास राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक
में प्रयोग करना और आर्थिक वृद्धि को देश में सुचारू रूप से चलाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है आर्थिक विकास का अर्थ एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी खास राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक में प्रयोग करना और आर्थिक वृद्धि का देश में सुचारू रूप से चलाना ही क्या बोल रहा है, आर्थिक नियोजन। तो मतलब इसका मोटिव क्या हुआ, मोटा मोटा में कुछ बोलते। देखिए तो आर्थिक आर्थिक समृद्धि को सुचारू रूप से चलाना ही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन। आर्थिक समृद्धि को सुचारू रूप से चलाने क्या कहलाएगा फ्रेंड, आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आधारित संरचना पर। फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। तो आधारित संरचना क्या हो रहा है, देखिए आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। ठीक है, तो आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। ये आपसे ऐसे बोल सकता है आर्थिक संरचना क्या है, या आर्थिक संरचना की परिभाषा दी, या आर्थिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग प्रकाश डाल दिए, काम क्लियर हो गया। 2 नंबर इतना लिख दीजिए, 2 नंबर हो जाएगा। देखिए तो आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि। ये सब क्या होता है ना, देश के मतलब आर्थिक विकास में क्या होता है, सहायक चीज़ होते हैं। बिजली से भी इनकम आता है, परिवहन से भी इनकम आता है, बैंकिंग से भी, संचार से भी, स्कूल से भी, कॉलेज से भी, अस्पताल से भी इनकम आती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए क्या हुआ, आधारित संरचना। आधारित संरचना का मतलब आपको समझ आ गया, जो देश के आर्थिक विकास में, डेवलपमेंट में सहायक करेगा उसे आर्थिक संरचना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, और भी इसी का पार्ट है। तो देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी देश में बिजली ही नहीं है, ट्रांसफ़र का भी कोई सुविधा नहीं है, संचार का भी कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल का कोई सुविधा नहीं है, तो उस देश में डेवलपमेंट होगा कैसे भाई। उस देश में डेवलपमेंट हो सकता है, आप लोग बताइए, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बोल रहा है जिस देश का आधारित संरचना महत्वपूर्ण है, उस देश का मतलब विकास अधिक होगा। जिस देश में जितना ही अधिक आधारित संरचना है उतना वह देश विकसित होगा। ठीक है, तो मतलब इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। एक बार और आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए आधारित संरचना पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, तो समझ गए आप लोग। आधारित आर्थिक विकास, डेवलपमेंट में सहायक, वो क्या कराएंगे, आधारित संरचना कराएंगे। जिस देश का आधारित मतलब आर्थिक विकास में अत्यधिक संरचना महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना ही अधिक विकसित होता है, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ये वाली बात है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन पे। अब आई थिंक हम लोग का ये वाला, चलिए आप देख लेते हैं। यहाँ से आपका इधर उधरी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे बनेगा आपको आप भी बता रहे हैं। देखिए ये वाला अगर ऐसे पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय ही पूछेगा। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम आपको पहले पार्ट 1 में ही समझा दिए है। अर्थव्यवस्था की संरचना कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, सब के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करके आपको पार्ट 1 के वीडियो में ही आपको बता दिया गया है। तो जिससे आप अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 देख करिए, फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका क्या होगा ना, वीडियो देखते देखते ही आप सब क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा तो याद हो जाएगा भाई। ठीक है,
तो आज पार्ट 1 में इसको अच्छे से चर्चा किया गया है। अब इसमें और भी विस्तारपूर्वक चर्चा किया जाएगा, क्योंकि दीर्घोत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, यह कितने भागों में बांटा गया है? देखिए आंसर, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों एवं इसकी विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, परिवहन इत्यादि। अर्थव्यवस्था की संरचना को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग अब हमको बताइए, कृषि कौन सी मतलब किस भाग के अकॉर्डिंग आएगा? तो कृषि प्राथमिक के अकॉर्डिंग आएगा, उद्योग द्वितीय के अकॉर्डिंग आएगा, और व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन किसके अकॉर्डिंग आएगा? तृतीय के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कृषि पूछ देगा, कृषि भी कौन सा मतलब है प्राथमिक सेक्टर के अकॉर्डिंग आएगा, और जिसको क्या बोलते हैं, कृषि उद्योग भी बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग उद्योग को द्वितीय, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन को तृतीय सेक्टर। हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए, उसी तरह प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय और तृतीय का बताया गया है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको अच्छे से बता दिया गया है कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तब प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। क्या जैसे व्यवसाय आते हैं? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। या अगर आपको पार्ट 1 अगर वीडियो देखे होइएगा, तो पार्ट 1 में जो लिखा है उसको भी अगर लिख देते हैं तो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, और द्वितीय क्षेत्र को इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, चूँकि इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली के उत्पादन आते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है आप इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे खनिज हो गया, व्यवसाय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, और जनोपयोगी क्या कौन सा सेक्टर के अकॉर्डिंग, तो द्वितीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे में क्या हो गया, गैस हो गया, बिजली उत्पादन क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग यानी औद्योगिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना? अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र पे। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएगा? पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य जैसे में गैस, बिजली उत्पादन। अब तृतीय क्षेत्र के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछ देगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की क्या करता है, सेवा करता है, इसीलिए इसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कैसे करता है आपको देखिए इसमें आगे बताया जाएगा। इसके देखिए, इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता करती है, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो एक क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की सेवा में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती है। एक क्रिया प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता करती है, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग समझ आया? देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है ऐसे तो आप बता सकते हैं, आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन पे क्या है।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आर्थिक विकास एवं आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या बोल रहा है, अंतर बताने के लिए बोल रहा है। तो चले हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास समझ लीजिए क्या है। तो आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, आर्थिक विकास क्या होता है ना, श्रम शक्ति में वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच का संबंध है। इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। आर्थिक व्यवस्था का मोटिव यही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग चल लेते हैं एक बार और इसके अच्छे से डेवलपमेंट, अच्छे से जो भी अंतर दिया गया इसको हम लोग देख लेते हैं। इधर हो गया आर्थिक विकास और इधर हो गया आर्थिक वृद्धि। चलिए तब हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन मतलब लाता है। और आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च सूचक है जो विकसित राष्ट्रों को सूचित करता है। जो भी विकसित राष्ट्र होगा उसको आर्थिक वृद्धि बोला जाएगा। ठीक है, और इंडिया में क्या बोला जाएगा, इंडिया विकासशील देश है। और वह हो गया रूस, हो गया अमेरिका, हो गया रूस, हो गया जापान, हो गया चीन, हो गया, ये सब क्या होगा, आर्थिक वृद्धि वाले देश है। और आर्थिक विकास वाला अपना इंडिया। तो अब देख लेते हैं नीचे वाले, आर्थिक विकास से हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। जो आर्थिक विकास वाले जो भी देश है ये अपने को विकसित करने के लिए ये क्या करते हैं, एक बड़ा हिस्सा अपने वृद्धि के लिए मतलब खर्च करते हैं। लेकिन वही आर्थिक वृद्धि वाले क्या करते हैं, आर्थिक वृद्धि से हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए संचित मतलब भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अभी भाई वृद्धि के लिए हम लोग अपना क्या करते हैं, सहायता मतलब करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन लाता है। और वही आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च सूचक है जो विकसित राष्ट्रों को सूचित करता है। और आर्थिक विकास से हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने वृद्धि के लिए खर्च करते हैं। लेकिन वही आर्थिक वृद्धि क्या हो गया, आर्थिक वृद्धि से हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए मतलब संचित करके रखते हैं। तो अगर आपसे दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर दीर्घोत्तरीय में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से लेकर और वहाँ तक लिख देते हैं तो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर लॉन्ग में शॉर्ट में पूछ रहा है तो इसको दो लिख दीजिए, पॉइंट काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को।